नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज का एडिटोरियल हमारा शाम का निकला है। तो आप सुबह की चाय तो मिस कर दिए होंगे, लेकिन शाम की कॉफ़ी के साथ आप इस एडिटोरियल को देखिए। वीडियो पॉज करके अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बना के ले आइए और फिर ये देखिए। ये है आज के कुछ ओपेड न्यूज़ हमारी, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 से रिलेटेड है, और एक है नेट सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। इन दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये अम, एक एक पॉइंट पे हमने आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बता रखा है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पुराना मुद्दा है, नया मुद्दा नहीं, लेकिन अभी क्या नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें हम ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम यहाँ आते हैं। दो महान शख्स, ठीक है, मदर टेरेसा और मलाला यूसुफ अंसारी। इन लोगों के कोट मैंने इसलिए भी लिए हैं आज क्योंकि कल वुमेंस डे है और हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को वुमेंस डे। सो एडवांस में आई डीपली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट wanted to celebrate, congratulate, and show my respect and humility, gratitude to all women across the world who have, who had, and who has been dedicating her life to her family, to herself, to this nation. ओके, सो वंस अगेन 8 मार्च कल है, हम कल फिर बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। तो ये आप कोट पढ़ लीजिएगा, ये कोट वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। ये दो ऐसे शख्स हैं, हालांकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। देयर आर सेवरल अदर वुमेन हु इंस्पायर अस, हु इंस्पायर योर सिटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो ये वॉर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इन्होंने कोट की हैं। तो क्योंकि ये वॉर का पूरा माहौल ही चल रहा है, तो हम अपने मैसेज के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये बताने की कोशिश करेंगे हर बार कि शांति चाहिए और जंग नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लिंकन साहब का ये स्टेटमेंट, ठीक है। नियरली ऑल मेन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, उसको ताकत दे दो, पावर दे दो। बहुत बड़ी चीज़ है, एथिक्स में ये आ चुका है। तो आप कोशिश कर सकते हैं एथिक्स का आंसर लिखने की कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है एथिक्स का, ठीक है। चलिए, इसका अभी तक आप लोगों में से किसी ने ऐसे का मुझे आंसर नहीं दिया है, तो अभी तक इस क्वेश्चन को हम यहीं रहने देते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कैसा फ्रेमवर्क हम इसमें अपना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ये ऐसे का मुद्दा है हमारे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे दोस्तों मैंने आपको फ्राइडे को, तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है। सो जीन पिरामिडिक 2 जूओनिसिस डी, एक बार देख लूँ मैं। जीन पिरामिडिक 2 एंड जूओनिसिस, ठीक है। 1 2 3, ओके, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों का आंसर सही है। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। सो द आंसर स्टैंड्स राइट, ठीक है। आई थिंक किसी ने मुझे मेंस का आंसर नहीं लिख के दिया है। सो आप लोग मेंस का आंसर प्लीज़ ड्राफ्ट करके दे दीजिएगा एंड देन वी विल रिव्यू ऑन इट, ठीक है। जल्द ही दोस्तों हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने जा रहे हैं जहाँ पे हम एक नया डिस्कशन बनाने जा रहे हैं, एंड टुमारो मे बी आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू, वेयर इन यू गाइज कैन डिस्कस, यू गाइज कैन पोस्ट योर आंसर्स एंड यू गाइज कैन डाउनलोड द फ्री PDF, ठीक है। अब मतलब मामला ठीक होने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनाइज होने वाले हैं हम, ठीक है। सो टुमारो आई विल शेयर, सो स्टे कनेक्टेड। टुमारो वाले वीडियो में वी विल शेयर द लिंक, ओके। निकालो प्रीलिम्स, ये हमारा नया इनिशिएटिव है, मैंने वीडियो भी रिलीज़ किया है। प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज दिस इज़ अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम आवर एंड। दोस्तों हम यार बहुत मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए। ऑलरेडी वी हैव रिलीज्ड 2 वीडियोज़ ऑफ निकालो प्रीलिम्स, एंड दैट इज़ विथ द प्रीलिम्स स्पॉटलाइट। प्रीलिम्स को केंद्र में रखते, मतलब सेंटर में रख के हम ढेर सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे फाइनेंशियल, एनीथिंग, ओके, बेस्ड ऑन यूपीएससी पास्ट 12 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि हर दिन हमारे सिविल्स डेली के वेबसाइट पे एक PDF अपलोड होता रहता है जो कि निकालो प्रीलिम्स के नाम से है, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन फ्री टेस्ट दे सकते हैं। जो फिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उनको
फ्री PDF कंसोलिडेटेड मंथली मिलेगा और एक मेंटरशिप कॉल भी आपके पास आएगी डेफिनेटली। ठीक है। दूसरा, इन कोर्सेज का जो फी है वो कुछ रिवाइज हुआ है, चेंज हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू विजिट ऑन आवर स्मैश प्रीलिम्स वेबसाइट्स। सिविल इंजीनियरिंग के स्मैश प्रीलिम्स कोर्स पे, समाचार मंथन के कोर्स पे आप जाइए, देखिए। इनके रिवाइज प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकॉन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये करते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है। ये देखिए, इन्हीं वीडियोस की मैं बात कर रहा था, एक बिगेस्ट सक्सेसफुल सिविलियन ऑपरेशन और 4 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के आर्टिकल से। आज के आर्टिकल पे हम पहले इस पे नज़र डालेंगे, अ सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। ठीक है। आपने हमारा आज का एक आर्टिकल देखा होगा जो आद्या मैम ने कवर किया है कि वाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड, स्पेशली वाई डू मेडिकल स्टूडेंट्स गो अब्रॉड, खास करके MBBS वाले क्यों जाते हैं। उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, उसके लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जो हमने रिलीज किया है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे साइंस एंड टेक के हों, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हों, जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की कि उनकी सुरक्षा करें, या फिर ये जिम्मेदारी बनती है किसकी, उस सरकार की, उस कंट्री के गवर्नमेंट की, कि इन नेशनल्स का, इन स्टूडेंट्स का इस सुरक्षा करें। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, भारत से बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, इसके कई सारे मुख्य रीज़न हैं, कई सारे फिलॉसफीज़ भी हैं, कई रीज़न भी हैं, जिसमें से एक बड़ा रीज़न, फैक्चुअल रीज़न ये आता है कि इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उस लेवल की नहीं है जो विदेश में है, राइट, जो UK में है, जो US में है, जो रशिया में है, जो यूक्रेन में मिल रही है। ठीक है। सो एक तो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस मामले में इनको चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो डिमांड है उस टाइप की नहीं है। ठीक है। कहा दूसरा ये है कि इंक्लूडिंग गैप इन इंडियाज, एक तो वो है कि सप्लाई क्वालिटी एजुकेशन मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि एज गैप देखिए दोस्तों, इंडिया में अभी जो करंट जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी एवरेज एज है 25 साल। 25 साल से कम की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है भारत की, जिसमें से हमारी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। तो अगर एक भारत का बच्चा चाहे कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े इस पूरे विश्व की, तो वो कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है। या फिर टॉप 10 टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़े तो वो कैसे पूरा कर सकता है। सो ये वो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं इनको, ये किसी बहुत रईस घर के नहीं हैं। इनमें से लगभग 90% ऑफ द बच्चे दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास, और ये लोग लोन लेके जाते हैं। ठीक है। पैसा इकट्ठा करके या फिर ज़मीन जायदाद बेच के या लोन लेके जाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और फिर ये वापसी आते हैं। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड देखिए, जैसे हमारे सुषमा स्वराज जी हैं, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि ये लोग जो हैं, जो इंडियन अब्रॉड्स हैं, दे आर एक्ट एज एन ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। ये these people are the ear and eye of India. These people are the mind, body and soul of India, because Indians representing there in the UK is very very significant how you behave there, how you act there. ठीक है। सो अगर आप में से कोई भी UK US जा रहा है तो आप एक इंडिविजुअल, एक इंडिया का इमेज लेके आप जा रहे हैं। ओके। सो वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी वाह वाह तारीफें होंगी, उससे आपका देश का भी नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं आप कुछ बुरा काम करते हैं, हत्या, मर्डर, लूट पाट, करप्शन, क्राइम में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके देश की छवि भी खराब होती है। कैसे पाकिस्तान की छवि खराब है ना, आए दिन कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवाता रहता है, आए दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आता रहता है, तो पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनल में थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ठीक है। वैसे ही भारत की छवि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अच्छी है। ठीक है। रेप्यूटेड है। PM नरेंद्र मोदी जी ने बोरिस जॉनसन के साथ जब मुलाकात की थी तो उन्होंने ये बताया कि जो भी नेशनल्स रह रहे थे, भारतीय नेशनल रह रहे थे UK में, वो दे आर द लिविंग ब्रिज फॉर द बोथ कंट्रीज। सो ऑफ कोर्स कि ये एक अच्छे हेल्दी नेशन के रिलेशन के बीच की बात है। ठीक है। अगर भारत UK के
बीच अच्छे संबंध हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में अच्छे संबंध है, जापान हो गया या फिर रशिया हो गया या यूएस हो गया, तो ये अच्छे संबंध की एक वजह तो ये लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ अच्छे से रहते हैं, जो कि वहाँ हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे हमारे भारत के सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला जी हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ट्विटर के जो अभी रिसेंट सीईओ बने हैं, एंड दे आर मेनी पीपल, ठीक है। सो ये लोग इस एक लार्जर बेनिफिट के टर्म पे जाते हैं, ठीक है, कि हम कुछ अपना दाव पे लगा के हम जा रहे हैं तो एक बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। चाहे वो सॉफ्ट पावर हो गया, चाहे वो नॉलेज का ट्रांसफर हो गया, चाहे वो पैसे रुपए की बात हो गए, और फिर इनका मन हो वापस आएँ यहाँ काम करें या फिर बाहर से ही काम करते रहें, ठीक है। सो बेसिकली इस पूरे के पूरे मुद्दे में ये कहा गया है कि बेनिफिट के बारे में तो हमने समझ लिया, राइट, क्या है क्यों है। इसमें यह भी बोला गया है कि लगभग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम वर मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्चुअली द यूनियन गवर्नमेंट को हमें एक तो तारीफ करनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की, और उन्होंने जो स्टेप लिया है इवैक्यूएट करने का, रेस्क्यू ऑपरेशन का, ऑपरेशन गंगा के तहत, दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन गंगा भी आपको जहन में आपके याद होना चाहिए, और मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं जहाँ पे 8 मेजर इवैक्यूएशन की बात मैंने की है, वहाँ पे सबसे लास्ट वाला है ऑपरेशन गंगा, जहाँ पे ढेर सारे मात्रा में, अभी आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि 4 मिनिस्टर्स, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स अलग अलग देशों में गए हैं वहाँ के, और जो रशिया यूक्रेन बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में गए हैं और इवैक्यूएट करा रहे हैं लोगों को। सो दैट्स वेरी कमेंडेबल जॉब एंड वी अप्रिशिएट दीज स्टेप्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको जहन में आपके ले आना चाहता हूँ, दैट व्हाट इज़ NISAU, ठीक है, नेशनल इंडियंस स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन ऑफ यूके, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। क्यों हम इसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये वो ऐसी संस्था है, ठीक है, जिसने ना तो अभी हेल्प की है हमारी, बल्कि कोविड टाइम में भी NISAU ने बहुत हेल्प की थी इंडियन गवर्नमेंट की। जितने भी लोग यूएस में, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल यूके में फंसे हुए थे कोविड के कारण, उनको निकालने के लिए बहुत मदद की थी, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी से बनी है वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में एट दी यूके, इंडियन एम्बेसी एट दी अदर कंट्रीज एज वेल, आसपास के कुछ कंट्री जैसे आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, बहुत अच्छी बनी हुई है इन लोगों की। दूसरा, दे हैव गॉट अ गुडविल एट यूके एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। भारत सरकार के साथ भी ये लोग मिल के काम करते हैं, ये एक तरीके से हेल्पिंग हैंड है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए सिविल सोसाइटी गाइज, ठीक है। जब भी आप सिविल सोसाइटी के बारे में बात करोगे तो इसका भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करते हो, जैसे आप केरला के कुटुंबश्री के मॉडल के बारे में बात करते हो, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बात करते हो, जैसे आशा के बारे में आप बात करते हो, वैसे ही आप NISAU के बारे में बात कर सकते हो, दैट दिस इज दी थर्ड पिलर और मे बी द फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जहाँ पे ये लोग सामने आते हैं और एक बड़ी फटर्निटी क्रिएट करते हैं, और एक मोरालिटी के तहत एंड एक एथिकल पर्सपेक्टिव के तहत ये यूनाइट करते हैं लोगों को, एंड देन वो उनका पर्पस फिर डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। जितने भी इंडियन नेशनल्स होंगे यूके में, उनको ये सपोर्ट देते हैं, उनकी एक पूरी कम्युनिटी है, जैसे कैसे कनाडा में पूरी पंजाबी कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलिया में पूरी एक पंजाबी कम्युनिटी है, वैसे ही यहाँ पे ये पूरी इंडियंस की एक बड़ी कम्युनिटी है, जहाँ पे एनीबडी दे हेल्प देम, दे उनको एडुकेशन से रिलेटेड, उनको इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर एम्बेसी लेवल पे, तो उसको ट्रीट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो दे वर्क ऑन 3Ds मॉडल, इनेबल, एंगेज एंड एम्पावर, वेयर द मैजिक हैपन्स, ओके। कोई भी फैसिलिटी हो उसको इनेबल कराते हैं जो उनके लिए नहीं हो रही थी, ठीक है, उनसे वो बात करते हैं, एंगेज करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत पता चलेगी। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसने, भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि राइट सम लाइन्स अबाउट इट, ठीक है। NISAU के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि इसके विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या अचीव करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। सो बेसिकली
जब हम इस आर्टिकल पे आएंगे मैनेजिंग मैंडेटिंग प्रोटेक्शन के बारे में, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी जब बाहर जाते हैं, या फिर जो एस जयशंकर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जब वो बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, और जब कोई बायलैटरल टाइज बनते हैं या फिर कोई कंसेंसस होता है, ठीक है, हर मायने में कंसेंसस करते हैं हम, चाहे वो एनर्जी हो गया, चाहे वो क्लाइमेट हो गया, चाहे वो डिफेंस हो गया, चाहे वो मिलिट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीथिंग, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज की और हमें कंसेंसस करनी पड़ेगी, अग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो क्या है? वो हमारे देशवासियों की सुरक्षा आपके कंट्री में, ठीक है। यही बात यहाँ कह रही है, मैंडेटिंग द प्रोटेक्शन। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट और अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आप अपने मेंस आंसर में आपको एक एक पैराग्राफ तो आप इसको लिखना बनता है, आप मेंशन कर सकते हो। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है ना, दैट ओब्लाइज द होस्ट कंट्री टू एंश्योर कि भाई जो भी इंडियन स्टूडेंट हैं उनके वेलफेयर की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, टाइम्स, क्राइसिस, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, कोई सैंक्शन लगा रहा है, उस टाइम पे ये हो। इतने सारे हम अग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें 2-3 लाइन और जोड़ देंगे तो कोई घट नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल्स की बात है, ये स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है। जैसे ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया इज करंटली नेगोशिएटिंग विद यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर रही है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस ट्रेड एग्रीमेंट में इस फ्रेमवर्क को ले आना, एंटर करना, ठीक है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट की इंश्योरेंस स्कीम हो सकती है, ठीक है। हाल ही में हमने देखा है कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल आई थिंक कुछ सालों पहले यूके में एक घोषित कर दिया गया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बोगस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके। while they considered those universities as bogus universities, but there were few Indian nationals, there were few Indian students जिन्होंने रजिस्टर कराया था उस यूनिवर्सिटी में। एट द एंड ऑफ द डे उनका पैसा डूब गया, ठीक है। वो न्यू यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, गवर्नमेंट ने तार लगा दिया क्योंकि वो बोगस थी, वो फ्रॉड था। तो अब भाई इन चीज़ों की इतनी श्योरिटी कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ, कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया था, ठीक है। बॉर्डर्स बंद करना मतलब कि इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ इंडिया में बैठ के एनरोल कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया में, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं पाएंगे। पैसा दिए जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा, पढ़ाई हो नहीं रही है, ये क्या है? तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, राइट। इनफैक्ट कोविड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे लंबे टाइम तक लॉकडाउन लगाए रखा। इस टाइम के लिए जितने भी इंडियन नेशनल्स थे या फिर किसी भी कंट्री के नेशनल्स थे, ना पढ़ाई करने के लिए जा पा रहे थे, फीस भर चुके थे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट ख़त्म हो रहा था वहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में किसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो उस कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इंडिया जो है दोस्तों, चाइना के बाद हमारा देश इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, चाहे जापान हो, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि व्हेन द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस अब्रॉड आर आवर्स टू सेलिब्रेट, जब उनके अचीवमेंट्स को हम जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी कि हम उनकी रक्षा सुरक्षा करें वहाँ पे? बहुत अच्छा आर्टिकल था, बन सकता है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है, आप मेंशन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि भाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। व्हाई डू इंडियन प्रेफर टू स्टडी अब्रॉड? आप आद्या मैम वाला वीडियो देखिएगा, उसमें से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड एंड प्रोवाइड सजेशन टू एड्रेस देम। आइदर ऑफ द टू, दोनों में से आप कोई भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के इस आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल हमारा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रिलेटेड है, और हम सबको पता है ये आर्टिकल वैसे तो जीएस पेपर 2 का एक अहम पार्ट है, क्योंकि आईआर से रिलेटेड आता है, ठीक है। अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज एंड इंडियाज इंटरेस्ट, ये सब मतलब ये आपका कंटेंट आएगा उसमें। प्रीलिम्स के फैक्ट इसमें आएंगे। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी प्रीलिम्स के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, और उसके आजू बाजू का पूरा एरिया। और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, फिर नॉर्ड वाला जो पाइपलाइन अभी हम डिस्कस करेंगे वो है, ठीक है। सो ये न्यूज़ में क्यों आया था?
ये न्यूज़ में तभी आया था 22 फरवरी को, जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब, उन्होंने कहा कि रशिया अगर यूक्रेन पे सख्ती से पेश आएगा, ठीक है, यूक्रेन इस साइड है, ये रशिया यूक्रेन पे सख्ती से पेश आएगा तो फिर हमें इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोकना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, दुनिया की सुपर पावर को ने किया था रशिया के ऊपर। सो बात तो बननी थी, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ कि यूएस ने इस रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। वहीं पे जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई अभी हम नहीं लगा सकते। जब यूएस कह रहा है तो जर्मनी मना कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जर्मनी कह रहा है कि हम नहीं लगा सकते सैंक्शन नॉर्ड पाइपलाइन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ढेर सारी मात्रा में हमें गैसेस चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा मोड़ा डिपेंड हो चुके हैं रशिया के ऊपर एलपीजी, ठीक है, सॉरी एलएनजी गैस के लिए, कंप्रेस्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। सो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक आर्टिकल यहाँ नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में दिया था, और इसमें मैंने ही बताया था कि जर्मनी ने कुछ दिनों पहले खुद नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को रोक रखा था। क्यों? क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसने उसके जो लॉज हैं, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जर्मन लॉज के तहत पूरे नहीं होते, वो जर्मन लॉज के तहत इनकम्प्लीट हैं। ओके, दैट इज़ वाई जो वहाँ के चांसलर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई अभी आप रोक दीजिए इस मामले को, जब तक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की जो लीगल वर्क है वो जर्मनी लॉज से कंप्लाई नहीं करती, तब तक हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी रोक दीजिए। तो अभी पेपर वर्क रुका हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसी मौके पे यूएस का ये कहना कि भाई हम काम नहीं करने देंगे, तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ठीक है। देखिए, फ्यूल का क्राइसिस शुरू से रहा है। अगर मैं इस आर्टिकल पे जाऊंगा, इस आर्टिकल में ये पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई गई है कि कैसे कैसे ऑयल, सोवियत यूनियन जब था, 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों के बीच में कैसे ऑयल को लेके एक डिफरेंशिएशन पैदा हुआ, ठीक है। नाटो का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो बेसिकली शुरू में हुआ यूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1947 में, ठीक है, 1947 1948 में नाटो का मेंबर बना, यूएस यूके ये लोग नाटो के मेंबर बने थे, ठीक है। उस टाइम पे सोवियत यूनियन हुआ करता था, ठीक है। सोवियत यूनियन इज लाइक बिग 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 जियो पोलिटिकल मैटर था उस टाइम पे, ठीक है। सो जितनी भी ऑयल से रिलेटेड चीज़ें थी उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने मिडिल ईस्ट के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, मिडिल ईस्ट के साथ कोलैबोरेट करके सोवियत यूनियन ने ढेर सारे मात्रा में एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से रिलेटेड अपनी स्टैब्लिशमेंट कर ली थी, ठीक है। तो रशिया ने उस टाइम, मतलब सोवियत यूनियन ने उस टाइम पे अब एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर लिया था, और जिसकी वजह से इनकी नेचुरल गैस की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ठीक है। जब 1970s की हम बात करें, एनर्जी ट्रांजिशन हुआ था, तो इन 1970s यूरोपियन एनर्जी ट्रांजिशन टू नेचुरल गैस, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि एक जियो इकोनॉमिक लिंकेज बना सोवियत ग्रुप के साथ, ठीक है। तो जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट थे वो कनेक्ट होने लगे ईस्टर्न यूरोप के मार्केट से पाइपलाइन द्वारा, ठीक है। सो बेसिकली टाइम आते आते, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि टाइम ऐसा आया कि यूरोप की इकोनॉमी ऑलमोस्ट रशिया के पे ऊपर डिपेंड हो गई थी, क्योंकि यूरोप की जितनी भी लागत है, मतलब जितनी भी कैपेसिटी है, कंजम्पशन है, उसका 40% तो रशिया से जाता है। मतलब क्या? मतलब कि इंपोर्ट होता है रशिया की तरफ से, रशिया इंपोर्ट कराता है यूरोप को क्या? गैसेस, ऑयल्स, ठीक है, ताकि वो ढेर सारे कामों में यूज़ हो सके। तो धीरे धीरे करते 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 ये लोग थोड़ा सा डिपेंड हो चुके हैं। इज़ लाइक नाउ आज का जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर 40% डिपेंडेंट है इस मामले में, ठीक है। लेकिन अब पुतिन साहब का भी
ये ऑफ कोर्स उनका मुद्दा नहीं होगा कि हम कवर करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन एक अच्छा खासा साठगांठ हुआ करती थी यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन जब सोवियत यूनियन बिखरा, रशिया जब उसमें से निकल के आया, तो कहा गया था, इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन ही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को जिया है और लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप की है, चाहे वो यूरोप हो गया, चाहे इंडिया, चाइना और भी कोई कंट्रीज हो गई अदर देन यूएस। ठीक है, देखो कहा जा रहा है कि ग्लोबल जो एफर्ट है वो डीकार्बनाइज होने की बात चल रही है। ठीक है, नेचुरल गैस इज सेट टू रिमेन वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एनर्जी, कब तक? 2040 तक। ठीक है, यूरोप इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर नेचुरल गैस। ठीक है, एंड हेंस द बैटल ग्राउंड बिटवीन द सुपर पावर ऑफ हाइड्रोकार्बन एनर्जी, द यूएस एंड रशिया। तो इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे ये समझ में आता है कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स का कौन है सुपर पावर? यूएस एंड रशिया। नेचुरल गैस का कौन है? यूरोप। तो तीन चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर यूएस है, इधर यूरोप है, इधर रशिया है। ये दो हैं हाइड्रोकार्बन्स के सुपर पावर और ये हैं नेचुरल गैस के सुपर पावर। ठीक है, तो जरूरत तो होगी ही। ठीक है, नेचुरल गैस तो रशिया को जरूरत होगी ही, इनको भी जरूरत होगी, राइट? इनको हाइड्रोकार्बन्स की जरूरत होगी, इनको भी जरूरत होगी। सो अगर हम स्ट्रीमलाइन होके चलें, पार्टनरशिप होते हुए चलें, तो चीज़ें अच्छे से निपट सकती हैं। लेकिन इसी कंफ्यूजन में अगर कोई क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको चलाना, कंडक्ट करना। ठीक है, कहा गया है जर्मनी डिस्पाइट अ डिकेड ऑफ एनर्जी वेंड, इसका मतलब ये है कि एन एनर्जी टर्न अराउंड और द ऑन गोइंग ट्रांजिशन ऑफ लो कार्बन, environmentally sound, reliable, affordable energy supply is still one of the largest importer of oil and gas. ठीक है, it is again at the epicenter and it has been in the earlier energy pipeline dispute. ठीक है, तो जर्मनी अभी भी बहुत सोच समझ के जर्मनी को काम लेना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ने हेल्प की है जर्मनी की। ठीक है, हाँ, लेकिन अब रशिया ने हाथ भी खड़े किए हैं, रशिया ने मना भी किया है, जर्मनी ने रशिया को मना भी किया है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो यूक्रेन के साथ, तो रुक जाओ। ठीक है, सो नॉर्थ स्ट्रीम ये एक लॉन्गेस्ट सब पाइपलाइन है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है विच रन्स अंडर द बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी का जो आसपास का कंट्री वाला एरिया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है ये जो नॉर्ड है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होते हुए निकलता है। किसके किसके? रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। इस इमेज में आप देख सकते हो ढेर सारी ऐसी कंट्रीज के थ्रू निकलता है। ठीक है, ये भी कनेक्ट करता है किसको? बाल्टिक सी पाइपलाइन और नॉर्दर्न यूरोप पाइपलाइन विच फर्दर कनेक्ट्स टू यूरोपियन ग्रिड। ठीक है, अच्छा, नॉर्ड स्ट्रीम 1 की भी बात हम यहाँ कर लें, तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 की हम बात करेंगे तो ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। ये आप रेड लाइन देख रहे हो, ये रेड लाइन ये गैस पाइपलाइन वाली है। ठीक है, गैस पाइपलाइन इन ऑपरेशन। और जो ब्लू, अच्छा, रेड और ब्लू गैस पाइपलाइन वाली है, और ग्रीन वाली आपकी नॉर्ड टू जो भी ऑन गोइंग है, जो इसमें डेवलपमेंट चल रही है। सो जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है वो 2011 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, जहाँ से रशिया टू जर्मनी इसका भी था मामला। तो आज की डेट में कहा जाता है कि लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर रशिया भेजता है यूरोप को। ठीक है, और ये प्रॉमिस हुआ है कि लगभग 50 साल तक रशिया भेजता रहेगा 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस। किसको? रशिया को भेजता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जर्मनी के लिए क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है? जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक है, जर्मनी एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को लेते हुए चल रही है। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। ठीक है, तो जर्मनी का ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट, नेचुरल गैस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, जो हमारा COP 26 था उसके चीज़ों को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, सो नॉर्ड स्ट्रीम अभी ऑपरेट नहीं हुआ है क्योंकि जर्मनी के लॉज के साथ वो कंप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है,
देयरफॉर ये लोग जो प्रोजेक्ट है वो अभी किसके तहत है, ये जो यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उसको इंतज़ार कर रहा है, उसके अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्शन क्या होंगे? ऑब्जेक्शन बोले तो कि भाई क्या आपत्तियां आ सकती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्शन तो ये होंगे दोस्तों कि रशिया मतलब यूरोप जो है वो कहीं डिपेंडेंट ना हो जाए रशिया के ऊपर। ठीक है, रशिया कुड यूज दिस एज ए जियो पॉलिटिकल वेपन। ओके, यूक्रेन ने ऑब्जेक्ट किया है कि इन चक्करों में मुझे जो ट्रांजिट फी देनी पड़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर में ट्रांजिट फी दूंगा अगर ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो। और कुछ ऐसी ही चिंता आसपास के कंट्रीज ने भी व्यक्त की है, जैसे बेलारूस हो गया और पोलैंड हो गया। इन लोगों ने भी कहा है कि ये बात सही है, ट्रांजिट फी हमें भी देनी पड़ेगी इससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये मैटर रशिया के लिए मतलब यूरोप और रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप हैज़ बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन गैस इंपोर्ट्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन गैस प्रोडक्शन। ठीक है, यूरोप के लिए अभी गैस प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने होम कंट्री में भी उसकी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है? रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है इस मामले को सेटल डाउन करना कि रशिया के अलावा और कोई उसका पार्टनर हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत इन्वेस्ट किए हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है उनके गवर्नमेंट से। ठीक है, सो अगर गैस के प्राइसेस में रिडक्शन होंगे तो अल्टीमेटली एक वर्ल्ड मार्केट पे फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, और देखिए रशिया के लिए तो हमेशा से ये रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली एलिमिनेट्स द रिस्क रिलेटेड टू सेंडिंग गैस थ्रू ट्रांजिट कंट्रीज। चाहे वो ऑपरेशन का कट करके करे, चाहे वो ट्रांजिट फी को कट कर, जैसे भी करना है उसको करे। ठीक है, तो रशिया के लिए हमेशा से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला रहा है और व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इसको हम चैनलाइज करें। ओके, सो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या सही आंसर होगा। नॉर्ड पाइपलाइन से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ भी मेंस का आंसर है, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, एग्जामिन द जियो पॉलिटिकल सराउंडिंग ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो फिर हम आपका आंसर रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज का टोटल एनालिसिस समझ में आया होगा आपको। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एंड हिट द बेल आइकॉन एंड दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।